मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस-साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظीम। सूरह अल-बक़रा की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। इरशाद बारी ताला है, और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी की बिशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है और यही सीधे रस्ते पर हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अब्दिल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़्फ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आताहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कामयाब हुआ वो शख्स जो मुसलमान हुआ और उसको बक़दर किफ़ायत रिज़्क़ दिया गया और अल्लाह ताला ने क़ानि' बना दिया उसको उस चीज़ में जो उसको अता की। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें। अजीज़ो आओ शहीदो सरा की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें। अजीज़ो आओ वो जान जा वही
जाना ने जाने आलम है, वो जाने जा वही जाना ने जाने आलम है, उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें, उन्हीं की याद में उनकी सना की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें, अजीजो आओ पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, पैगंबर उनके सलामी फरिश्ते उनके गुलाम, ज़हे नसीब के हम मुस्तफ़ा की बात करें, ज़हे नसीब के हम मुस्तफ़ा की बात करें। दुरूद पढ़ के रसूले खुदा की बात करें, अजीजो आओ Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Before we start question hour, Senator Sayyid Haider ताज साहब इंतकाल कर गए, उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ। मेजर ताहिर इकबाल साहब मग़फ़रत के लिए दुआ करवाएं। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अलैहि सल्लम तस्लीमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाह पाक हमारे इस भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह देना, उसके गुनाहों को माफ़ी अता फरमाना और हम सब को इस वक्त की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आमीन जी। क्वेश्चन आवर मिस जरताज गुल साहिबा not present. Next question, Mr. Akil Anjum Sahab, present, not present.
Next question, Ms. Sharmila Faruqi Sahib. शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 29। Answer be taken as read. Supplementary. स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि इसमें कहा गया है कि सेक्शन 236C और 236K के तहत एडवांस इनकम टैक्स ले लिया जाता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर, एक फ़िक्स्ड रेट है। मेरा सवाल ये है कि ये फ़िक्स्ड रेट का क्या रैशनल है, क्योंकि जो डीसी रेट करता है वो अलग होता है इवैल्यूएशन पे, और जो मार्केट वैल्यू अलग होती है। क्या ये बेहतर नहीं होगा एफबीआर के लिए कि एक्चुअल मार्केट ट्रांजैक्शन के ऊपर ये टैक्स लिया जाए? दूसरा सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत क्या इन्होंने अमल किया है और कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई करी हैं जो लोगों की हैं लेकिन बेनामी है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए मैं छोटे छोटे 3 सवाल पूछ रही हूँ। सेक्शन 7F इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं उनके हवाले से प्रॉपर्टी के टैक्स लिए जाएं। सर, जब से ये सेक्शन 7F इंट्रोड्यूस हुआ है, हाउ मेनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैव फाइल्ड टैक्सेस, और इसमें से आइडेंटिफाई हुए हैं कि जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया, और जिन्होंने कंप्लाई नहीं किया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? बिकॉज प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बहुत बड़ी ब्लैक मनी का जनाब इशू है। साद वसीम शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर का बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है, तो मैं इन्होंने 3 पोर्शंस में इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया है। जो पहला क्वेश्चन है इनका, दैट बिलोंग्स टू सेक्शन 236C एंड 236K ऑफ प्रॉपर्टी इनकम टैक्स प्रॉपर्टी सिस्टम। मिस्टर स्पीकर, ये एडवांस टैक्स है दैट इज़ इम्पोज्ड, और इसका रीज़न ये है कि रेवेन्यू जनरेशन इज़ द बेसिक रैशनल बिहाइंड दिस सेक्शन। और जो बाकी इनके 2 क्वेश्चंस हैं वो मेरे ख्याल में, मेरे पास अभी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स तो नहीं हैं कि बेनामी में कितने लोग आए और उससे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। वो तो मैं ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक फ्रेश क्वेश्चन सबमिट कर दें। और जहाँ तक इनका प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो दैट बिलोंग्स टू सेक्शन 236C एंड 236 की व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड दिस एडवांस टैक्स। और मेरे ख्याल में रैशनल तो सिर्फ एक ही है, दस टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अब्दुल कादिर पटेल साहब टू आस्क 1 सप्लीमेंट्री। शुक्रिया सर। सर, ये प्रॉपर्टी के हवाले से जो बात हुई इस पे फेडरल मिनिस्टर साहब से, और उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, अब फुल मिनिस्टर बन गए हैं हमारे अली साहब, इनसे हमारी बात हुई थी। सर, मसला ये है प्रॉपर्टी का कि जो एफबीआर ने वैल्यू फिक्स की है कराची में खासकर, वो जितने की प्रॉपर्टी नहीं उतने का आपको वाइट पैसा उस पर शो करना है। फर्ज करें जिस तरह बल्दिया, मारीपुर और मच्छर कॉलोनी, ये छोटे छोटे इलाके हैं, उसमें 220 गज का घर जो है वो 5 लाख या 8 लाख का है, लेकिन एफबीआर को वैल्यू चाहिए उसकी 1 करोड़। तो जब हमने बात की थी इनसे तो इन्होंने कहा कि आप लोग निशानदेही करेंगे, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने कहा कि आप निशानदेही करें, हम ठीक कर देंगे। अब सर, इतना बड़ा एफबीआर का महकमा और इतने सारे मुलाजमीन, ये काम उनका है या मेरा है? मैं जाके कागज़ पेन उठाऊं और हर इलाके में नोट करूं कि यहाँ की टेबल वैल्यू जो एफबीआर ने क्या रखी है? तो हमने उनसे कहा था कि जनाब आप अपने महकमे के जरिए ये ठीक करवाएं। कराची में जितने की प्रॉपर्टी नहीं है उतना आपको वाइट शो करना पड़ रहा है। 60 लाख रुपए की चीज है, आपको 5 करोड़ रुपया वाइट शो करना पड़ रहा है। सारा कारोबार धंधा, अब उसमें नुकसान क्या हो रहा है? लोग रजिस्ट्रार के पास नहीं जा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, अपने तौर पे वो जो है बाउंड्स पर जो है वो उस पर अपने तौर पे मुआहदे कर रहे हैं, और उस तरह से इनको जबरदस्त नुकसान हो रहा है क्योंकि इनके खाते में कुछ आ रही ना, कि लोग इससे माजूर हैं कि इतने करोड़ की प्रॉपर्टी लाएं। तो उस पर आखिर उन्होंने क्या किया है? शुक्रिया। शेख साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। वंस अगेन मिस्टर स्पीकर, आई ट्रूली एग्री विद ऑनरेबल मेंबर। ये इनका बड़ा वैलिड कंसर्न है, और टू माय नॉलेज एज वेल ये सिर्फ सिंध में नहीं है, बाकी और भी जगह मेरे हल्के में भी ऐसी ही सिचुएशन है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे रेवेन्यू जनरेशन में भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है।
अभी इन्होंने ही जस्ट टोल्ड द गुड हाउस के इनकी एफएम से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी बात हुई थी, तो उस पे अब क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, क्या प्रोसीडिंग्स हुई हैं? एट दिस स्पॉट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मगर ये प्रैक्टिकल जायज़ बात है इनकी और ये ऐसा होना चाहिए। मैं ये मैटर लाजमी टेकअप करके FBR से आई विल गिव फीडबैक टू ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर आसिफ खान। प्रेजेंट? नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस सोफिया सईद शाह। नॉट प्रेजेंट। राय नेक्स्ट क्वेश्चन राय हसन नवाज साहब। नॉट प्रेजेंट। सैयद अबरार नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद अबरार अली शाह। नॉट प्रेजेंट। मिस्टर नवीद आमिर। नवीद आमिर साहब क्वेश्चन नंबर पढ़ें। क्वेश्चन जनाब स्पीकर 5 मिनट बाद। नहीं आप नंबर पढ़ें ना। जनाब स्पीकर मुझे क्वेश्चन, मैं जस्ट इन हुआ हूँ, मेरी तैयारी नहीं है, मैं 5 मिनट बाद मुझे मौका दें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन शर्मिला फारूकी साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 35। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर, हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट दिया था करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसमें इन्होंने लिखा था कि जी 32 बिलियन हम लेकर आएंगे प्राइवेटाइजेशन से। अभी तक एक भी SOE बिलखुसूस जिसमें PIA शामिल है उसको प्राइवेटाइज करने का कोई अंदिया ही नहीं है, और आगे तारीखें दी जा रही हैं अक्टूबर की, ना जाने क्या क्या, लेकिन हमें नहीं लगता कि होगा। सर, मुझे बता दें कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, क्योंकि कंसल्टेंट्स को पैसे पे पैसे दिए जा रहे हैं कौम के, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ सर, पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से मुझे बड़ा अहम सवाल पूछना है, और वो ये है कि जब इसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था। सर, वो दिन है और आज का दिन है, 8000 मुलाजमीन निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। कल भी वो रेलवे लाइन पे बैठ के एहतजाज कर रहे थे, उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं, वो रुस्वा हो रहे हैं। कोई रिवाइवल प्लान नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया। आखिर प्लान क्या है गवर्नमेंट का, और कौन सी, लिखते हैं यहाँ पर कि जी स्ट्रेंथनिंग इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन, ये कौन सी इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन है जो हो नहीं पा रही, कौन से प्रोसेस है जो पूरे नहीं हो रहे, और करना क्या चाह रहे हैं? फिर ये कहते हैं सर रीस्ट्रक्चरिंग SOEs बिफोर प्राइवेटाइजेशन। ये 100 साल से कम से कम मैं सुन रही हूँ कि जी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो ये बता दें रीस्ट्रक्चरिंग कब होगी और कैसे होगी और कहाँ होगी? आसिया इसाक सिद्दीकी साहब। Thank you, Honorable Deputy Speaker. As far as the SOEs are concerned, इसका फेज वाइज प्राइवेटाइजेशन ने रखा है। इनकी प्राइवेटाइजेशन का फेज़ 1 के अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, और वो 24-29 के पीरियड्स के लिए है सर। इसके अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, रोजवेल्ट होटल है जो फर्स्ट फेज़ में है सर। इसके अंदर फर्स्ट वुमेन बैंक है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है, सिंध इंजीनियरिंग कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, फैसलाबाद फेस्को है, जेस्को है। इसके अलावा सर ज़राई तरक्याती बैंक है। ये 24 और 29 के अंदर। एंड सेकेंड फेज़ जो है वो इसके बाद 3 ईयर्स के बाद ये शुरू होगा। तो ये पहले साल के अंदर ये वाला सारा सिलसिला हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई कंप्लीशन नहीं हुई है, तो सर ये भी गलत है। ये मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ कर दी हैं उनकी मैं डिटेल आपको भी बता देती हूँ। रिगार्डिंग इसमें सर ये 10 प्रॉपर्टीज़ थी सर जो डिस्पोज ऑफ कर दी गई हैं ना, और इसके अंदर मुख्तलिफ नौयत के एविएशंस के प्लॉट्स थे सर। इसके अलावा
ABL का था, HBL का था, PPL का था, ये सारी जो है ये डिस्पोज ऑफ भी हुई हैं। सेकेंडली सर मैं आपको बता दूं कि HEC जो है उसकी कंप्लीटेड हो चुकी है, सर्विसेज इंटरनेशनल होटल कंप्लीटेड हो चुका है, फर्स्ट वुमेन बैंक का 1 बायर इस वक्त मौजूद है और उसकी डिलिब्रेशन बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की सर नेगोशिएशन कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड है और इसके ऊपर काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है सर। इसी तरीके से जो PRCL है सर ये सेकेंड फेज के अंदर इसको डाला है। इसी तरीके से SMEs हैं, इसकी ग्रेट लॉसेस की वजह से इसके प्रोस्पेक्टिव बायस को दोबारा से वो किया जा रहा है। जिना कन्वेंशन सेंटर था सर, इसके ऊपर CDA की रिजर्वेशंस थी, NOCs विड्रॉ हो गई थी तो CCPA ने इसको डीलिस्ट कर दिया था सर। अब इन्होंने अभी बात पूछी है पाकिस्तान स्टील मिल की सर कुछ चीज़ें थोड़ा सा मेरा जवाब लंबा होगा इसलिए ज़रा सा इसको बेयर कीजिएगा। ये सर पहली जो इसकी बिल्डिंग जैसे इन्होंने अभी बताया कि मार्च 2006 के अंदर ये हुई थी सर। हुआ ये कि इसकी अर्नेस्ट मनी जो थी वो तकरीबन 12 मिलियन थी, $12 मिलियन सर। और आपको ये बता दूं कि जो जवाब अभी दिया है इसके अंदर हमारे पास 4 पोटेंशियल बायर आए थे। बेसिकली 8 कंपनीज थी जिनमें से 6 जो थी वो सब उन्होंने SOQ सबमिट किए थे, 4 जो थी उन्होंने प्री क्वालिफाई किया था PC बोर्ड को। उसके अंदर सर बाओ स्टील और मानशान स्टील थी जो बेसिकली चाइना की गवर्नमेंट की है, जो बाओ ग्रुप के अंदर है, ये मर्ज हुई थी। इसके अलावा सर डोंगुआ थी और उसके अलावा जान लूंग थी सर। जब ड्यू डिलिजेंस इसकी की गई है सर तो पहली जो बिडिंग थी उसका जो बायर था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था सर, और डील जो क्लोज हुई थी वो $467 मिलियन के ऊपर क्लोज हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अमाउंट जब ट्रांसफर होने से पहले जो है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर स्टे दे दिया था, तो उस इन रिटर्न हमें वो अर्नेस्ट मनी भी उनको वापस करनी पड़ी है। बाय 2015 सर पाकिस्तान स्टील मिल का जो लॉस था वो 600 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया था। और सर ये जो भी उसके अंदर जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। मिसाल के तौर पे ये रिवाइवल का प्लान डाला गया 2019 और 23 के अंदर, और इसको नाम दिया गया स्टील कॉर्प रिवाइवल। उसके अंदर क्या करना था सर कि लैंड ऑफ कोर ऑपरेटिंग एसेट्स जो था जो कि 1229 एकड़ है, जबकि याद रहे कि टोटल जो लैंड है स्टील मिल की वो 19,000 एकड़ है, लेकिन जो लैंड ऑफ कोर ऑपरेटिंग एसेट है जिसका सौदा करना था वो 1229 है सर। इसके अंदर जो है वो जेटीज है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्लांट है, उसके अंदर ब्लास्ट फर्नेस है। जेटीज बिलोंग्स टू पोर्ट कासिम अथॉरिटी सर। इसको पूरे को स्टील कॉर्प का नाम दिया गया। रिवाइवल इसलिए नाम दिया गया कि जब स्टील मिल फॉर्म हुई थी तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 1.1 MMTA रखी गई थी सर। इट वाज नेवर अचीव्ड। जो अचीव की गई थी वो सिर्फ 70% मैक्सिमम अचीव हुई थी, एक दफ़ा 90s में, दूसरी दफ़ा 2005 के अंदर। अच्छा, इसको रिवाइवल के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर कि इसको सिर्फ रिवाइवल करने के लिए 1.1 के लिए अनदर $584 मिलियन चाहिए थे उनको रिवाइवल के लिए। फिर उसके बाद उसकी एक्सपेंशन 3 पॉइंट के लिए, उसके लिए जो थी सर मजीद 4.5 बिलियन रुपीस चाहिए थे। इन्होंने सवाल किया कि ये जो कारकुनान बैठे हुए सर 2023 के अंदर प्राइवेटाइजेशन के पास से स्टील मिल डीलिस्टेड हो गई थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने इसका फैसला किया सर। इस वक्त इस पाकिस्तान स्टील मिल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर है, प्राइवेटाइजेशन के अंडर नहीं है। वो जो मुलाजमीन इस वक्त वहाँ मौजूद हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की जिम्मेदारी है सर। देखिए, ये ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि सवाल भी थोड़ा ब्रीफ हो और जवाब भी ब्रीफ हो, तो इससे ये होगा कि जो हमारे सारे आज के दिन पे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों के सवालात आ सकें। वरना एक एक सवाल पे अगर बहुत तफसील से आप जाएंगे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर बहुत सारे फिर रह जाएंगे। जी, असद आलम न्याजी साहब ऑन सप्लीमेंट्री, एक प्लीज़ ब्रीफ सवाल कीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब कि आपने मुझे टाइम दिया। मैं
ये प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही थी, सर दुनिया में जब कोई चीज़ को आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उसकी 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक ये है कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, दूसरी ये है कि आपकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी क्या है, और थर्ड उसका IRR क्या है। सर जो PIA की मैं बात करूंगा कि सर ये हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट था जिसको हम बेचने जा रहे थे। जो आपने कंपनी को हायर किया, जब इस किस्म का बड़ा वो होता है तो आप उसको जब कंसल्टेंसी के लिए वो करते हैं तो आप उसको सक्सेस फीस देते हैं। PIA ने ये किया, 2.5 अरब रुपया उस कंपनी को फीस दे दी, और आखिर में एक कंपनी को जिसका कोई तजर्बा नहीं था एयरलाइन को रन करने का, उसको बिडिंग में डाल दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये क्यों इस तरह किया गया, और आपने दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया कि आपने इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप अपने आप को किसी अदारे को प्राइवेटाइज कर सकें। तो आपने क्या T&Rs बनाए थे और उस कंपनी को क्यों इतने पैसे दिए गए, ये हमें बताया जाए सर। थैंक यू। जी जी, मोहतरमा आसिया इसाक साहब का माइक पर जी, जरा ब्रीफ काइंडली कि हम दूसरे भी टेकअप कर सकें। सर जब सवाल लंबा करेंगे उसके रेफरेंसेस ज्यादा देंगे और फिर प्रॉपर जवाब नहीं आएगा तो फिर मेरे ऑनरेबल मेंबर को इस पर शिकायत हो जाएगी कि जी सवाल हमने किया और इसका जवाब पूरा नहीं आया। तो सर काइंडली बेयर विद मी। सर द पॉइंट इज दैट के ऐसा नहीं हुआ कि प्राइवेटाइजेशन ने जो है वो जो जिस कंपनी का ये जिक्र कर रहे हैं, ब्लू वाटर का जिक्र कर रहे हैं, उसको अवॉर्ड कर दिया सर। इंस्टेड बिल्कुल इसका उलट हुआ है, और उलट ये हुआ कि जब ये 8 से 10 कंपनियां जब आई थी, उनमें से 6 कंपनियां प्री क्वालिफिकेशन में आई थी, उसके बाद जब आखिरी बिडिंग का के लिए जो स्पेक्युलेटेड टाइम था उसके अंदर अगर सर एक कंपनी रह गई तो सर ये डिसीजन प्राइवेटाइजेशन कमीशन का नहीं है, कैबिनेट का, CCPA का होता है कि आइदर गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन और टू रिस्ट्रेन फ्रॉम इट। वी हैव टू अबाइड वट एवर द डिसीजन। सो सर ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ये एक ही बिडर के साथ जाने दें। उनके दिल के हालात वही जानते थे कि आया उनको पर्सनल ग्लोरिफिकेशन चाहिए थी या क्या चाहिए था। होता ये था, देखिए ये जेन्युइन एक कंसर्न है, होता ये था पहले जिसको प्राइवेटाइजेशन ने मुस्तकिल बुनियादों पे इसको ठीक किया है सर। और होता ये था कि जी FA पहले हायर हो जाता था, लेकिन जो क्रिटिकल अकाउंट्स होते थे, बोर्ड्स होते थे, लोन्स होते थे, लायबिलिटीज होती थी सर, वो बाद में अपडेट होती थी। उसका नतीजा हमें फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर भी भुगतना पड़ता था और टाइम भी होता था। अब जब PIA और दूसरी एंटिटीज प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही हैं, तो अब हमने तमाम जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनको ऑनबोर्ड लिया है सर, और ऑनबोर्ड लेने के बाद वो अपडेटेड सारा कुछ अपने अकाउंट्स को, अपनी बुक्स को, अपने लोन्स को, अपनी लायबिलिटीज को कर रहे हैं सर। मैं 2-3 बातें इंपॉर्टेंट ये वाली यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि सर कुछ चीज़ें समझने के लिए बहुत ज़रूरी है सर। सितंबर 23 में सर जब PIA प्राइवेटाइजेशन के लिए हमारे पास आया था सर, तो उसके मंथली लॉसेस थे 12 से लेकर 15 बिलियन पर मंथ है सर, और जो मेजॉरिटी उसका जो था वो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर जाता था, जो तकरीबन 8 से 11 बिलियन रुपए के करीब था सर। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग की है इसकी, और उसके बाद PIACL की जो लायबिलिटीज थी जो 623 अरब थी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PIA होल्डको के अंदर अपने पास ले ली सर। इसके अलावा जो प्रिंसिपल बैंक लोन्स थे जिनकी मालियत 268 अरब रुपए थी और प्लस मार्कअप, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही ले लिए सर। ऐसा नहीं है कि ये लोन्स खत्म हो गए। द ओनली पॉइंट इज दैट कि PIA से हटके अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। तो सर ये वो चीज़ थी। उसके अलावा सर एक जो कमीशन ने काम किया वो ये किया, एज पार्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस एक एग्जेम्पशन की गई है अभी रिसेंटली
introduced in the income tax ordinance, which is 57(2) of income tax ordinance के अंदर एक exemption की गई है to enhance the expiry period of the deferred tax from 6 to 10 years on unused tax losses of the PICL. ये restructuring की है. फिर 11 दिसंबर 2024 को सर अभी हमारे पास नेगेटिव इक्विटी थी PIA के ऊपर 45 बिलियन की. सर इसको IMF से प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने मिन्नत समाजत करके IMF से इसको एग्री करवाया और ये 45 बिलियन की जो नेगेटिव इक्विटी है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ली. फिर उसके अलावा क्या और मजीद क्या किया? इलावा रहने दें, इलावा रहने दें, बस ये काफी नहीं सर, तो उनको ये तो पता चले कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं सर. हाँ, आप ऑनरेबल मेंबर को रिटर्न में दे दें. शुक्रिया, शुक्रिया जी. नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद रफीउल्लाह. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. क्वेश्चन नंबर 36. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछे. थैंक यू सर. ये मेरे जवाब में मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान के साथ ट्रेड में हाइल रुकावटें ईरान दूर करने के लिए तैयार नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये किस फोरम पे ईरान ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, वो हमें रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ पर कहा गया है? ये आपका ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग चल रही है, वो कोई नहीं रोक रहा, और ट्रेड पर अगर रोक रहा है तो क्या मसला है? और ख़ास बात आपको बताऊं सर, अभी आप पर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है तो उसके हवाले से हमारे बिजनेस पर या हमारे इकॉनमी पर कितना फ़र्क पड़ेगा अमेरिका के, और उसके हल के लिए मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे एसेट्स करें ताकि कोई वे आउट. उन्होंने आज बड़ा प्यारा एक कॉलम लिखा है जिसमें बेहतरीन इस मसाइल के हल मौजूद हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मिनिस्टर साहब इसका जवाब दे दें कि ईरान हमसे ट्रेड करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, स्मगलिंग के लिए तैयार है. शुक्रिया. जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब. जनाब स्पीकर साहब, ईरान के साथ चूँकि हमारी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं और स्पेशली US के, इसी तरीके से हमारा बैंकिंग चैनल नहीं है और ईरान जो है हाई टैरिफ और उसमें उसके जो दूसरे टैक्सेस हैं उसकी वजह से मैं अपने फाजिल मेंबर को बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये हर्डल्स हैं. और दूसरी बात रही अमेरिका के टैरिफ की, तो उस पर क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था, अगर उस पर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन रख लिया जाए तो उसका तफसीली जवाब दे दिया जाए. शुक्रिया. ये इख्तियार बेग साहब ऑन सप्लीमेंट्री. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. ये टैरिफ जिस पे ये सवाल है, आजकल पूरी दुनिया में इस टैरिफ की वजह से भूचाल आया हुआ है. आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे 29% इजाफी रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो नाफिज किया है, और कुछ ममालिक हैं जिन पे 49%, कंबोडिया, वियतनाम पे 46%, बांग्लादेश पे 37%, चाइना पे 34%, और $600 बिलियन के इजाफी रेवेन्यू उसको मिलेंगे. लेकिन इसके बदले में वो मईशतें जिन पे ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है वो तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट जो है वो इतनी महंगी हो जाएगी कि अमेरिकन ख़रीदार वहाँ से लेना प्रेफर नहीं करेंगे. हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस दिन ये हुआ है उस दिन से पार्लियामेंट में यही डिस्कशन चल रही है कि इसका वे आउट बताएं. मैंने भी आज सवाल जमा कराए हैं, मैंने भी कॉलम्स के ऊपर लिखा है. मैं 2 मिनट आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर. ओके सर 2 मिनट आपके लिए. ये सवाल करें ना सर. सवाल मेरा ये है, सवाल पे मैं आ रहा हूँ कि ये तो साबित हो गया कि एडिशनल टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ से हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इंडस्ट्री बंद होंगी. लेकिन इसका वे आउट क्या? वे आउट में जरा बतलाऊंगा. आ गया आपका सवाल, आ गया. शुक्रिया जी. भट्टी साहब वे आउट बताएं, ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे हैं. जनाब स्पीकर साहब, ये जो
ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान पे थोड़ा लगाया है कि मैं उसको तब्दील कर सकूं। ये आपको पता है वो चाइना पे, पूरी दुनिया पे लगाया है। अगर मिर्ज़ा साहब को ऐसा सोल्यूशन बताते हैं कि मैं ट्रंप को फ़ोन करूं और वो टैरिफ हटा दे तो मैं हाज़िर हूँ। जी शुक्रिया। सैयद तारिक हुसैन ऑन सप्लीमेंट्री, काइंडली ब्रीफ सवाल पूछिए। जी सर बिल्कुल, दूसरे बहुत ब्रीफ सवाल है सर। जो हमारे ऑनरेबल मैंने अगर रफ़ीउल्लाह साहब ने सवाल पूछा था कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किन किन कंट्रीज़ के साथ हैं, तो क्या उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं आती जो हमारी चाइना के साथ हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई, सिर्फ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुई हैं, इनका अगर हमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये बता दें कि इसका नेट इम्पैक्ट क्या है, हमारे इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हुआ है या इसकी वजह से हमें ट्रेड में बेनिफिट हुआ है ओवरऑल सर। थैंक यू। शुक्रिया। भट्टी साहब का माइक। देखें, इनका क्वेश्चन था अपना रफ़ी साहब का कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनमें ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए थे। दो किस्म के हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एक पीटीए जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो उज़्बेकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अज़रबैजान के साथ और ईरान के साथ है, और जो चाइना के साथ है हमारा। और इसीलिए तो हमारी जो है एफटीए जो है, इसमें हमारी बहुत सारी जो आपके बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर हमारा यानी कि चाइना का और हमारा जो एफटीए का है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारी अशिया हैं जिन पे वो हमारे से टैक्स नहीं लेते, वो फ्री हैं। इसमें अगर नहीं मेंशन किया तो आपको इसका जवाब दे देंगे, आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया, तशरीफ रखें। अब्दुल गफूर हैदरी साहब, आप इस पे सवाल करना चाह रहे हैं? जी सप्लीमेंट्री पूछें। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, ये नो क्रॉस टॉक, तशरीफ रखें, नो क्रॉस टॉक। आपकी रिकॉर्ड पे आ गया, आपका सवाल आ गया। उन्होंने आपको अगर कमज़ोर जवाब दिया है तो वो भी रिकॉर्ड पे आ गया है। जी गफूर हैदरी साहब सवाल करें। मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो हुजूम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो कितना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ईरान पे जो तिजारती पाबंदियाँ लगी है तो पाकिस्तान के भी उसके जद में आता है, और अगर आता है तो फिर तिजारत कैसे, इसका ज़रा जवाब दें मिनिस्टर। जी शुक्रिया। भट्टी साहब। स्पीकर साहब मैंने एक रिपीट कर दें, मैंने नहीं सुना जी। ये माइक खोलें भट्टी साहब। क्या क्वेश्चन मैंने नहीं सुन सका, नहीं समझे। हाँ जी, ब्रीफली सवाल रिपीट कर दें प्लीज। मिनिस्टर साहब ज़रा कान खोल के सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हुजूम है वो कितना है, कितनी मालियत का है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अमेरिका की जानिब से जो पाबंदियां लगी है ईरान पे, तो इस सूरत में क्या पाकिस्तान ईरान से तिजारत कर रहा है, नहीं कर रहा, उन पाबंदियों की पाकिस्तान में पाबंदी कर रहा है या क्या है सूरत हाल? शुक्रिया जी। भट्टी साहब माइक खोलें। भट्टी साहब। जनाब स्पीकर साहब, जो हमारी अपना है इंपोर्ट है वो $866 मिलियन डॉलर है हमारी इंपोर्ट ईरान से, लेकिन एक्सपोर्ट का डाटा क्योंकि हमारा बैंकिंग चैनल नहीं है इसलिए एफबीआर के मुताबिक एक्सपोर्ट का कोई डाटा नहीं है। दूसरी बात ये है कि बैंकिंग चैनल ना होने की वजह से हमारा क्योंकि एक्सपोर्ट डाटा नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि ईरान के साथ हम तजारत कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे। तो ईरान के साथ हमारी तजारत हो रही है, उसके साथ हमारा पीटीए भी साइन है जिसमें तकरीबन 309 टैरिफ लाइंस जो हैं वो हम पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल टैरिफ में मिली हैं और ईरान को 338 टैरिफ लाइंस जो मिली हैं। और जो ईरान है
उसको हम जो प्रोडक्ट्स जो है दे रहे हैं उसमें किन्नू है, मैंगोज़ है, मशीनरी है, प्लास्टिक है, राइस है, फार्मा है और सर्जिकल है, और ये इसका डट है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन शाजिया मरी साहबा। Sir, this is question number 37. आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। सर, मेरा जो क्वेश्चन है इसके जवाब में काफ़ी एक्सक्यूजेस तो दिए गए हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर कि हम बारहा कई मौक़ों पर ये बात दोहरा रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन एफर्ट है फेडरल गवर्नमेंट का वो खासा इनएफिशिएंट है। टारगेट्स मीट नहीं होते, अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स दिए जाते हैं और कलेक्शन उस तरह नहीं होती, रिग्रेसिव टैक्सेशन की जाती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होती, लोगों को रगड़ा जाता है तो भी टारगेट्स मीट नहीं होते, बार बार टारगेट्स को जो है वो रिवाइज किया जाता है, उसके बाद भी नाकामी होती है। और आज इस जवाब में भी, क्योंकि ये IMF से रिलेटेड है और जो टारगेट्स इनको IMF को देने थे उस पर भी पूरा नहीं उतरे, कहीं इन्फ्लेशन को ब्लेम करते नज़र आ रहे हैं, कहीं GDP का हवाला दे रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहूँगी कि आई नो के सिचुएशन काफ़ी परेशान कुन है, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ऑन गुड्स कलेक्ट करती है, प्रोविंसेस GST ऑन सर्विसेज करते हैं, और आज की हकीकत ये है कि प्रोविंसेस आर डूइंग अ मच बेटर जॉब देन FBR सर, एंड दैट्स अ फैक्ट। अब ये मुझे बता दें कि जो इन्होंने जवाब दिया है कि जी हमें इसे रिवाइज करना पड़ा और ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई, इन्फ्लेशन का असर था, खैर जो भी है, आई वुड लाइक टू आस्क हूएवर इज आंसरिंग द क्वेश्चन टुडे कि आप मुझे बताइए कि जो रिवाइज्ड रेवेन्यू टारगेट्स हैं जो आप खुद बता रहे हैं हमने रिवाइज किया, उनकी हमें टारगेट्स इन वैल्यू टर्म्स बता दें कि वो क्या है। और सर ये भी बता दें कि जो टारगेट अचीव हुए हैं इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ करंट फिस्कल ईयर। शुक्रिया जी। वसीम शेख साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, पहले तो मैं अपने नाम की करेक्शन करना चाहूँगा, इट्स साद वसीम शेख। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इक्वली अ ट्रिकी वन एज वेल। गुजारिश ये है कि अपेरेंटली तो ये ऐसा है कि जब 490 बिलियंस को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ शॉर्टफॉल, मगर एक्चुअली ये शॉर्टफॉल है नहीं, दैट इज़ एक्चुअली एन एस्टिमेशन एरर, और ये अकर हुआ एट द टाइम ऑफ मेकिंग बजट, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऑनरेबल मेंबर को। मिस्टर स्पीकर, एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन GDP ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई थी 3.5% और इन्फ्लेशन थी एट 12%, मगर as I am talking to you right now honorable member, I just want to apprise you कि GDP growth rate जो है it is actually 2.5% और inflation is considered at 6%. On the basis of these numbers, Mr. Speaker, अगर हम इसको evaluate करें तो हमने अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। मैं ऑनरेबल मेंबर को ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि IMF ने भी हमारी इसको रिवीजन को डाउनवर्ड रिवीजन को एक्नॉलेज किया और हमारे इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स को एक्नॉलेज किया। तो बेसिकली लाइक ऑनरेबल मेंबर इज कंसर्न अगेंस्ट फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू, हम भी इसी तरह कंसर्न हैं, मगर ये एक्चुअल शॉर्टफॉल है नहीं, ये अनरियलिस्टिक एस्टिमेशन की बुनियाद पर 490 बिलियंस हैं। अगर आज के फिगर के मुताबिक हम इसको इवेल्यूएट करें तो I can say with conviction that we have gained more as we have had in these numbers. Thank you very much. जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अंजुम अकील खान। नॉट प्रेजेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नफीसा शाह जी। क्वेश्चन नंबर 39। आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। Mr. Speaker, this is really a pathetic answer. Africa is such an important region, more than 54 countries, culturally diverse, politically diverse, and growing middle class.
अनफॉर्चुनेटली इस जवाब में न कॉन्टेक्स्ट दी गई है, न अफ्रीका को डिस्क्राइब किया गया है, ना हमारे प्रेजेंट ट्रेड रिलेशंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, ना हमारा प्रेजेंट डिटेल ऑफ ट्रेड मिशंस दी गई है, ना हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दिया गया है, ना हमारे अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दिया गया. इट इज़ रियली अ पैथेटिक आंसर. आई थिंक स्पीकर साहब, द नेशनल असेंबली should actually, Secretariat should scrutinize these answers. Honestly, अगर आप AI में ये क्वेश्चन टाइप करें तो मुझे बेहतर जवाब मिल रहा है. मैं इधर क्यों पूछूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ लूं. They gave a better answer, honest to God. तो आप काइंडली, ये मेरे क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस क्या हैं, आपके डिटेल ऑफ ट्रेड मिशंस कौन से हैं, आपके डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो आप वहाँ मार्केट करेंगे, आपका वॉल्यूम कितना है और आपके टारगेट्स कितने हैं, और आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या है, which none of which is answered unfortunately. जी शुक्रिया जी. बट जनाब जुल्फ़कार अली भट्टी साहब. जनाब स्पीकर साहब, जो इसका रिप्लाई आया है, यकीनन एक रिप्लाई कोई बुक नहीं हुई जिसमें जो क्वेश्चन आता है उसी का जवाब आता है. अगर मेंबर साहबा को चाहिए तो मेरे पास इसकी सारी तफसील है. ट्रेड रिलेशन विद अफ्रीका का पूरा एक मेरे पास पूरा एक पलंदा है, मैं इनके हवाले कर देता हूँ. आप ये देख लें, अगर इनमें से कोई और चीज़ रह जाती है तो मुझे बता देना. इसमें पहली बात तो ये है कि जो ट्रेड ऑफिसर्स हैं वो मैं आपको अब मैं आपका डिटेल जवाब देना चाहूँगा. आपने जैसे सवाल पूछा है, आपने ट्रेड ऑफिसर्स की बात की है कि वेस्ट अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह. जी भट्टी साहब का माइक खोलें. अच्छा, पहली बात रही ट्रेड ऑफिसर्स की. हमारे ट्रेड ऑफिसर्स इस वक्त जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं वो तकरीबन 7 ट्रेड ऑफिसर्स काम कर रहे हैं. इजिप्ट में मिस्टर असद खां अफरीदी साहब हैं, नाइजीरिया में मिस्टर समनून बसरा हैं, सेनेगाल में मिस्टर औरंगज़ेब दौरानी हैं, अल्जीरिया में मिस्टर अवैस भट्ट हैं, एथोपिया में मिस्टर बासित सलीम शाह साहब हैं, कीनिया में मिस्टर अदीला यूनस हैं, और साउथ अफ्रीका में मिसेस फरा खान हैं, और तंजानिया में अभी हम लगा रहे हैं. ये रही बात ट्रेड ऑफिसर्स की. दूसरी ये है कि हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने लुक अफ्रीका पॉलिसी इनिशिएटिव 2017-18 जो है
इस पे काम हो रहा है। इसमें फर्स्ट पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कीनिया में हुई 2020 में, सेकंड पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई लोगास में नाइजीरिया में 2021 में, थर्ड पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और एंड सिंगल कंट्री एग्जीबिशन हुई साउथ अफ्रीका में 2022 में। नंबर 2, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान TDEP और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली फोर्थ पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस एंड सिंगल कंट्री एग्जीबिशन कायरा में इजिप्ट में फेडरल मिनिस्टर साहब गए। इसके बाद एक्टिवेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हमने बनाए, साइनिंग ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इथियोपिया के साथ किया, एनकरेजिंग ऑफ अफ्रीकन डेलीगेट्स, थर्ड इंजीनियरिंग और हेल्थ शो जो हुआ वो 18 से 20 जनवरी 2024 को हुआ। इसके बाद 15 से 17 मई को हमारा इथियोपिया में जो पाक अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं ये एक मुख्तसरन, अभी रही दूसरी बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में ये है कि टोटल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान और अफ्रीका $5.46 बिलियन 2023 में हमारी ट्रेड थी, जिसमें एक्सपोर्ट्स $2.3 बिलियन थे और हमारी इंपोर्ट जो थी $3.16 बिलियन है। और इसके बाद कोई क्वेश्चन का है तो बता दें मुझे। जी शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन शगुफ्ता जुमानी साहबा, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहबा। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 41 प्लीज़। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछे। जी मेरा सवाल इनसे ये है कि इन्होंने कहा कि तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं वो ये POL के बजट के थ्रू इसको जो हैं वो कर रहे हैं पूरा, तो मुझे क्या मिनिस्ट्री बता सकती है कि उसकी बजट एलोकेशन क्या है? और फर्दर इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में मैं पूछना चाहूँगी कि 466 भर्तियाँ जो हैं ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की गई हैं, तो उसको आउटसोर्स किस तरह किया गया है और मिनिस्ट्री इनको सैलरीज जो हैं वो कैसे दे रही हैं? अगर बजट इतना इनसफिशेंट है तो ये प्लीज़ बता दें। थैंक यू। शुक्रिया। मोहतरमा फराह नाज अकबर। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये POL एलोकेशन जो है पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट की, ये प्राइमरी नर्सरी टू 5 इसकी है 14 लाख, मिडिल जो 6 से 10 है और इसकी है 30 lakhs 150, एंड मॉडल कॉलेज जो फर्स्ट ईयर है और मास्टर कॉलेज इन दोनों को मिला के 11 करोड़ 26 लाख 89,000 है। और जो एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी हम देते हैं बजट, वो है 7 lakhs 40,000। तो टोटल जो है ये 29 करोड़ 46 लाख 24,000 है। तो इसके लिए जो ये एक अलग बजट है, इसके लिए दे हैव देयर ओन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ जो पेरेंट होते हैं, और ये हर 2 साल बाद ये कमेटी बैठती है जिनके अपने बच्चे स्कूल में होते हैं, तो वॉलंटरी उसमें दे हैव अ फंड जो वो प्रोवाइड करते हैं और इन नीड को पूरा करते हैं। इनका जो सेकंड क्वेश्चन है बसेस का, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसमें हमने 2016 में कैड मिनिस्ट्री ने ये बसेस दी थी FDE को, लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास बजट नहीं था फॉर द ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स, सो वी हैड रिटन इट मेनी टाइम्स टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट to create posts for the drivers and for the conductors, but it was not possible. So in 2024, 6 months ago, we approached a third party. उसका भी एक पूरा प्रोसेस था। उन्होंने ओपन कंपटीशन रखा था जिसमें ब्रदर्स इंटरनेशनल है, न्यूज़पेपर में ये दिया था ऐड, ब्रदर्स इंटरनेशनल है, उन्होंने ये बिड की थी और उन्होंने ड्राइवर्स की जो पे रखी थी, ड्राइवर्स की 70,000 एंड हेल्पर्स जो होते हैं या यू मे कॉल देम कंडक्टर्स, उनकी 45,000 थी, and then after the tax deduction 50 was for the driver and 30 was for them, and if in case they were not present, if they were not well, तो it was the responsibility of the brothers transport कि वो उनके दूसरे मतलब उनके लिए हायर करें या उनकी जगह
जगह रिप्लेसमेंट करें. That was their prerogative. So as such, we've not had any issues after 2024. Mashallah, it's doing pretty well now. Thank you. शुक्रिया जी. शाजिया सोबिया असलम साहिबा टू ऑन सप्लीमेंट्री. थैंक यू सर. सर मेरा सवाल है कि नेवटेक ने अब तक कितने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है और कितने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजा है एज ए स्किल लेबर. और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत जो 1 लाख फेज 3 जो है उसके तहत जो 1 लाख लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, उसमें सिंध के कितने स्टूडेंट्स को कंसिडर किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से किया जा रहा है? थैंक यू सर. जी मोहतरमा फरानाज. Thank you, Mr. Speaker. This is a fresh question. I'll get the information for her and do it because this was related with the buses, so I got the information for that. Iska is a fresh question. I'll give her the answers next time. ठीक है, thank you. Reasonable. Thank you. Next question. Ms. Asiya Naz Tanoli Sahiba. शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब. सवाल नंबर 43. The answer be taken as read. Supplementary. सर मेरा सवाल ये है कि एफडी तलबा के हवाले से है कि सर यहाँ पे मुख्तलिफ तकरीबात और मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है और ये फ़िटनेस डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं. सर जो ख़वातीन जो असातिज़ा जो कि खेलों के हवाले से वहाँ पे तरबियत हासिल करते हैं, क्या उनको कोई डिप्लोमा भी दिया जाता है ताकि ये आगे स्कूल्स में जो है जॉब कर सकें? और HEC के 2005 में जो है ख़वातीन का कोटा था, तो इसके हवाले से मुझे बता दिया जाए कि इस कोटे के मुताबिक कितने स्कूल एंड कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के हवाले से उनको जॉब्स दी गई हैं और उनका क्या किरदार रहा है. और सर इसी हवाले से ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अंडर 16 जो बच्चियाँ क्रिकेट में हिस्सा लेना चाहती हैं, उनके तरबियती प्रोग्राम के हवाले से अब तक क्या इंतज़ाम किए गए हैं? बहुत शुक्रिया. शुक्रिया जी. फरानाज. थैंक यू मिस्टर स्पीकर. सबसे पहले जो इन्होंने कोटे के हवाले से किया है, तो दिस वाज अप्रूव्ड बाय द असेंबली और ये जो कोटा था इसमें पंजाब का जो कोटा था वो 50% था, जिसमें ICT भी आता है. AJK का 2% था, KP का 14.5% है, GB का 1% है. एंड दिस कोटा इज़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन दैट इज़ देयर. एंड जो ये इनकी सिलेक्शन होती है इन स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में, उनकी क्वालिफिकेशन पहले से दे आर डिप्लोमास एंड दे आर हायर्ड देयर. एंड इनका जो मास्टर ग्रेड होता है वो 16 और 17 होता है. और इसके बाद जो ये कह रही खेलों के हवाले से देयर बीन डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट वर अरेंज्ड. अभी भी एक हुआ था लियाकत जिम्नेजियम में, ऑल जूनियर स्कूल. ये होता है नेशनल लेवल पे, फिर जोनल लेवल पे होता है, ICT लेवल पे, और फिर उसके बाद वी डू इट ऑन प्रोविंस लेवल. सो वी आर trying our best to encourage the girls and to move forward with these activities in the schools and colleges. शुक्रिया. आलिया कामरान साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री. मोहतरम जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि ये एक आज एक सवाल यहाँ पर आया 33 नंबर का. सर उसका जवाब जो हमें दिया गया यहाँ पर, सर उसमें बताया गया कि फ्री एजुकेशन जो है उसके तहत जो बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन 2000 रुपया वालदैन से अतियात के नाम पर सर लिया जाता है. तो जब आर्टिकल 25 के तहत जो है एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है और फिर उसके अलावा फ्री की गई है हुकूमत की तरफ से एजुकेशन, तो सर ये अतियात के नाम के ऊपर क्यों जो है ये पैसे वालदैन से उनके ऊपर बोझ डाल के बटोरे जाते हैं? एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और हुकूमत इस एजुकेशन को मुकम्मल तौर पे फ्री करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? जी फरानाज अकबर साहब. ये क्वेश्चन था सैयद इब्रार अली शाह साहब का. ही वॉज नॉट प्रेजेंट, बट इसका जो आंसर है, देयर वाज दिस वन स्कूल F72 उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि उसमें वो कर रहे हैं. एंड वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दैट प्रिंसिपल एंड वी टोल्ड हर नॉट टू डू इट. लेकिन मेरी ये गुजारिश है, ये यूजुअली जो मैंने आपको कहा था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इन्होंने खुद बनाई होती है प्रिंसिपल के साथ बैठ के, और वो एक बोर्ड होता है जो, और वो वही लोग होते हैं पेरेंट्स जो वो खुद करना चाहते हैं. वैसे हमारे तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से देयर बुक्स आर फ्री, देयर फ्री मील प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का, जितना हो सकता है वी आर डूइंग दैट. लेकिन ये चीज़ जो है कभी कभार वो खुद देते हैं, जिसको अब हम डिस्करेज कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्करेज कर रहे हैं. एंड what we got was the information was from one of the schools of Islamabad, and we've rectified that, and inshallah it will not happen in the near future. Thank you. जी शुक्रिया.
Next question, Mr. Naveed Amir साहब. जनाब स्पीकर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 44. आंसर भी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री पूछें. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ वो तमाम अशिया जो बरामद सऊदी अरब से पाकिस्तान हो रही हैं उन डिटेल फ्राहम की हैं. मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को जीडीपी में कितना फ़ायदा हुआ है, कितना रेवेन्यू जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट हुआ है. थैंक यू. जी भट्टी साहब. हमारा बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है पाकिस्तान और KSA का, वो 23-24 का $5.7 बिलियन है, और जिसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 695 मिलियन है. और ये और दूसरा जो हमारा मेन इंपोर्ट है वो हमारी तकरीबन 72% हमारी पेट्रोलियम मसनूआत की है. जो हाँ यही है. क्या हो गया भाई? अच्छा, मेहरबानी जी. अपना मेरे भाई ने, हमारे जो सेक्टर हैं वो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और सर्विसेज में हम और आपस में, आपको पता है कि सऊदी अरब का डेलीगेशन आया था यहाँ पे जिसमें मोर देन 100 कंपनीज थी, और इसी तरीके से जद्दा में पाकिस्तानी कंपनीज का डेलीगेशन गया और वो 134 थी. तो इस पे इंशाअल्लाह ताला हमारी सऊदी अरब के साथ जो हमारी तजारत है वो बहुत तेज़ी के साथ बायलैटरल तजारत जो है वो फ़रोग पा रही है, और इस पर हमारी मईशत पे अच्छे असरात होंगे इंशाअल्लाह. शुक्रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. सवाल करना चाह रहे हैं? जी उमर अयूब साहब का ऑन सप्लीमेंट्री. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. क्या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हाउस को बताना पसंद करेंगे कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन या एक्सचेंज रेट इलास्टिसिटी के साथ पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये कहाँ पे देखते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? थैंक यू. शुक्रिया. भट्टी साहब. देखें, मैं उमर अयूब साहब को कहूँगा कि ये क्योंकि पहले क्वेश्चन नहीं था, इस पे वो नया फ्रेश क्वेश्चन डाल दें, मैं इसका जवाब दूँ. वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दें. ही इज़ नॉट प्रिपेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. जी उमर अयूब साहब का मैं. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब को एक एक्सचेंज रेट के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वो बात कर रहे हैं, तो हम लोग तो अज्यूम करते हैं कि उनकी नॉलेज ऑल इनकम्पसिंग होगी. वो इस हाउस के फाजिल रुकन है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट इलास्टिसिटी के ऊपर यहाँ पे वो डिटेल्ड ब्रीफिंग देंगे. थैंक यू. वी एक्सपेक्ट दैट, और वो आनी चाहिए. ये इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब. नॉट प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, नॉट प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन सैयदा शैला रज़ा साहिबा, नॉट प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन शाहिदा रहमानी साहिबा. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. क्वेश्चन नंबर 48. आंसर भी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री पूछें. सर, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि PTI के ज़माने में जो हमारा CPEC का प्रोजेक्ट था तातुल का शिकार था, तो उसके क्या असरात मुरत्तब हुए, और चूँकि आप सब जानते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से अपनी सियासी मुदब्बराना सियासत के साथ CPEC का मंसूबा पेश किया, और ये उसका अमली नमूना था, जिसके तहत पूरे पंजाब में मोटरवेज़ बनी कर, लाहौर के अंदर आपने देखा कि ट्रेन मंसूबा भी आया, मोटरवेज़ का भी आया, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन सारी आई. लेकिन जो मकसद था इसका कि पूरे मुल्क को कनेक्ट करने का,
वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। आज भी देखें कि सिंध के अंदर PSDP के अंदर जो लास्ट ईयर था उसमें बजट नहीं रखा गया। इस तरह सिंध के जो मंसूबे CPEC में शामिल थे वो तातुल का शिकार हैं, चाहे वो ट्रेन मंसूबा हो थर के हवाले से या कोस्टल एरिया के हवाले से हो, या आप देखें K4 के मंसूबे में भी वो पैसे नहीं रखे गए। और फिर उसके बाद जो सक्खर और कराची तक मोटरवे बनना था उसको भी तातुल का शिकार कर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्यों इस तरीके से मंसूबों को, जो कि मेजर मंसूबे थे जिसका मकसद था CPEC का कि पूरे मुल्क को कनेक्ट करके और साहिल गवादर तक कराची तक पोर्ट को मिलाया जाए, तो ये मंसूबा सिर्फ पंजाब के लिए नहीं आया था, जहाँ मोटरवे भी बनी, जहाँ ट्रेन मंसूबे भी बने, जहाँ सब कुछ हुआ, तो इसके जो असरात मुरतब होना चाहिए थे वो क्यों नहीं हो पा रहे और क्यों ये जो है तमाम मंसूबे तातुल का शिकार हैं? चौधरी अरगान सुबानी साहब। जी सुबानी साहब हैं? हाँ, वो है ही नहीं। जी वो जी तारिक फजल चौधरी साहब। सर ये सुबानी साहब, अरमगान सुबानी साहब ने इसको रिप्लाई करना था, नाम लेकिन अभी वो पहुंचे नहीं। अगर थोड़ा सा टाइम इसमें दे दें, मैं रब्ता कर लेता हूं उनसे। हाँ। थोड़ी देर के लिए डेफर कर दें। जी अभी 3 मिनट में क्वेश्चन आवर खत्म हो रहा है। बस सर अगर 5 मिनट देंगे तो आ जाएंगे। डिफर करते हैं, इसको डिफर करते हैं। ताहिर, नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 49। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। मेरा ये सवाल है जी कि पाकिस्तान, इन्होंने बड़ी तफसील से जवाब दिया। गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत से इकदाम किए हैं तिजारत को बढ़ाने के लिए। मेरा छोटा सा सवाल है कि कितनी नई तिजारती मंडियाँ तलाश की गई हैं पाकिस्तान की तिजारत को तोसी देने के लिए? थैंक यू जी। ये एक सवाल था जिसका जवाब नहीं आया शहर कामरान साहबा का, उसको नेक्स्ट उस पर लगाते हैं जी। दोबारा आंसर उनसे पूछते हैं मिनिस्ट्री से। जी भट्टी साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये जो फाजिल रुकन ने ये सवाल किया है, इसमें अगर वो डिटेल से पढ़ें तो इसमें सारे इनके क्वेश्चन के आंसर्स हैं कि जब अब हमने बांग्लादेश पे पहले हमारा नहीं था, हम आपने बांग्लादेश में भी स्टार्ट कर दिया, जैसे अफ्रीका के साथ हमारी तिजारत जो है वो भी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से बाकी सारे ममालिक का भी इसमें ज़िक्र है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ज़रा डिटेल से पढ़ लेंगी तो इसमें उनके सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। जी ऑन सप्लीमेंट्री उमर अयूब साहब का माइक खोला। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये है कि इन्होंने कॉमर्स के ऊपर ये पूरा जवाब दिया है। ये क्या हमें बता सकते हैं कि इस वक्त इनका ट्रेड नेगोशिएटर WTO में कौन है और WTO में उसका कितना टाइम गुजरा है और उसने क्या कंसेशंस इन इंटरनेशनल बॉडी, मल्टीलैटरल बॉडी के साथ उसने ये काम किया है और पाकिस्तान के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसी सवाल के जवाब में इन्होंने ये सारे स्टेप्स दिए हैं। हमें ये बता दें कि इनमें से वैल्यू एडेड स्टेप्स जिनके साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ी है वो क्या है, वो बता दें। थैंक यू। जी भट्टी साहब। स्पीकर साहब, हमारे जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं माशाल्लाह बड़े समझदार हैं और ये जानबूझ के वो क्वेश्चन करते हैं जो जिसमें क्वेश्चन नहीं होता उसका रिप्लाई चाह रहे हैं। WTO का मैंने पहले कहा है कि अगर इनको WTO पे डिटेल जवाब चाहिए तो वो इस पर डालें, इस पर क्वेश्चन। देखें ना, ये कोई मैं हाफिज तो नहीं हूँ
कि मुझे सारी किताब याद हो। मैं कोई मतलब हर चीज़ मैंने याद की हुई है कि WTO में कौन रहा, कब पैदा हुआ, कब उसने नौकरी ली, कितनी उसकी उम्र हो गई, कितनी उसकी तालीम हो गई। ये तो ऐसी बातें सिर्फ तंग करने के लिए करते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि वो एक सवाल कर ले नेक्स्ट रीजनेबल। अब बहस तो नहीं होगी ना। तो आप वो कह रहे हैं फ्रेश डालते हैं, अब इसमें बहस तो नहीं करा सकते ना उमर अयूब साहब। आपको मौका दिया, अब इसमें बहस तो नहीं होगी ना। क्वेश्चन आवर इज ओवर, क्वेश्चन आवर इज ओवर। ओके, वील मूव, प्लीज तशरीफ रखें। शुक्रिया शुक्रिया। May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the delegation comprising by the selected students of different universities under the Youth Empowerment Program organized by Helping Hand for Relief and Development Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. The leave application. Rana Idrat Sharif Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Iradat. I stand corrected, ji. Rana Iradat. Mr. Shamsher Ali Mazari has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mia Muhammad Azhar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Shariar Afridi has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mir Amir Ali Khan Maksi has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Hakeem Baloch has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Miqdad Ali Khan has requested for the grant of leave. Leave granted. Granted. Muhammad Iqbal Khan has requested for the grant of leave. Leave granted. Granted. Mr. Muhammad Muin Amir Pirada has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Sayyid Hussain Tariq has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Mir Ghulam Ali Talpur has requested for the grant of leave. Leave granted. Granted. Chaudhry Nasir Ahmad Abbas has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Ms. Asia Ishaq Siddiqui has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Sayyid Abdul Qadir Gilani has requested for the grant of leave. Is leave for the current session. Is leave granted. Granted. Mr. Muhammad Usman Badani has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Mir Shabir Ali Bijrani has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Mr. Muhammad Saadullah has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Mr. Muhammad Amir Sultan has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Chaudhry Tariq Bashir Chima has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Makhdoom Tahir Rasheeduddin has requested for the grant of leave. Is leave granted. Granted. Ms. Shagufta Jumani has requested for the grant of leave. Leave granted. Granted. Mr. Akil Malik, Minister of State and Law and Justice, has informed that he would not be able to attend the session. Is leave granted? Granted, as he is travelling abroad. The item number 3, the calling attention notice. Ye Ms. Asia Naz Tanoli Sahiba. जी बिलाल दे रहे हैं, बिलाल ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस हो जाए। नहीं, कॉलिंग अटेंशन ये बिजनेस ले लें उसके बाद। सर, वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाएंगे, जो कानूनी सुकम और पिदराना मुज़ाहमत के बायस विरासत में ख़वातीन की कानूनी हिस्से से महरूमी से मुताल्लिक़ है। ये मिनिस्टर बिलाल साहब आप दे रहे हैं जी। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें। अपनी सीट पे आ जाएंगे कियानी साहब। कह रहे हैं अपनी सीट पे नहीं। ये
जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। ऑनरेबल मेंबर ने जी नहायत अहम सवाल उठाया, बल्कि ऑनरेबल जो 5 मेंबरान हैं, और ये एक नहायत अहम इशू है और ये बड़ा पर्टिनेंट इशू है जी। इसके ऊपर यकीनन आज भी ख़वातीन की इनहेरिटेंस शेयर में डिप्रिवेशन जारी है, और इस इशू को, इस तरह के इशूज़ ये सवाल में उठने चाहिए। सबसे पहले तो जी यकीनन कुरान में भी सूरह निसा में इसका जिक्र है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जी हमारे आइन में भी और कवानीन में भी ख़वातीन के इनहेरिटेंस शेयर को वाज़े किया गया है। सबसे पहले तो आइन के आर्टिकल 25 में, जो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इंश्योर करवाता है और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर को प्रोहिबिट करता है। इसी तरह आर्टिकल 25 में जो प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड करता है, और उससे आगे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 वो लॉ है जो कि इस्लामिक फैमिली लॉ के मुताबिक इनहेरिटेंस को रेगुलेट करती है, जिसमें ख़वातीन की प्रॉपर्टी राइट्स को वाज़े किया गया है। साथ ही साथ आगे क्रिमिनल लॉ 3rd अमेंडमेंट एक्ट 2011 से भी, जिसको एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस एक्ट भी कहा जाता है, उसके तहत जो भी ख़वातीन को इनहेरिटेंस से डिप्राइव करेगा उसके लिए सज़ा भी वज़ा है, जो कि मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 10 साल है। इसके अलावा और भी मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, मगर बुनियादी, और उसकी मैं तफसील बता सकता हूँ जी, मगर बुनियादी बात यह है कि कवानीन मौजूद हैं, मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से यकीनन आज भी ये मसला जारी है, और इसमें कुछ बेहतरी ज़रूर आई है इन मैकेनिज़म्स के तहत, मगर देयर इज़ अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन। दिस इज़ नॉट जस्ट अ केस ऑफ हैविंग लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम। ये एक लार्जर सोसाइटल इशू है जिसके अंदर सबको किरदार अदा करना होगा जी, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, चाहे वो हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ख़वातीन को शेयर करने की या इनहेरिटेंस शेयर देने की मुतल्लिक आगाही करना है, तो वो एफर्ट्स भी जारी हैं। एक मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा जी, एक रीसेंट जो इकदाम उठाया गया है कि इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 की इनैक्टमेंट के बाद, बजाय इसके कि सिर्फ फैमिली कोर्ट्स में मामला ले जा सकें मुतासरा ख़वातीन, अब वो फेडरल ओम्बुड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस में भी जा सकती हैं। उस ओम्बुड्समैन का ये काम है कि जब इस तरह की एप्लीकेशन आए उस पर वो मुकम्मल इंक्वायरी करें, और उस पर वो ऑर्डर भी पास कर सकती हैं जो ज़िला इंतज़ामिया तक भी वो भेजा जा सकता है। तो एक इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए मेकनिज़म बनाया गया है, और मगर इसमें जी यकीनन साथ ही साथ जुडिशरी का भी बड़ा अहम किरदार है। बदकिस्मती से बहुत सारी ख़वातीन का हक इसलिए भी उनको वक्त पर नहीं मिलता या मिलता ही नहीं है चूँकि स्टे ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसमें जी आप आई एस्यूम देयर आर अदर मेंबर्स एज वेल, मैं उनके भी सवालात का जवाब दूंगा जी, मगर एक अहम इशू है। यकीनन इसमें कुछ काफ़ी काम हमारी हुकूमत भी कर रही है, पहली हुकूमतें भी करती आई हैं, मगर ये यकीनन आज एक अहम इशू है और इस पर मज़ीद काम दरकार है जी। शुक्रिया। आसिया नाज तनोली साहबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। सर बड़ा ब्रीफ जवाब दिए हैं बिलाल साहब ने। सर मेरा सवाल फिर भी ये है कि क्या ऐसे आदाद शुमार मौजूद हैं कि ख़वातीन को उनके विरासती हुकूक मिले हों और उनका कोई डाटा मौजूद हो? दूसरा सर, आज भी वही हालात हैं, ज़ाहिर है अदालतें भी हैं और हुकूमत भी काम कर रही है और पहले से बेहतर काम हो रहा है इस पर, लेकिन क्या ख़वातीन को विरासती के हुकूक के दिलाने के लिए नादरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गई हैं? और सर मेरी बात ये भी है इस हवाले से कि 1 साल के अंदर ये तमाम जो है केसेस जो विरासत के हवाले से हैं, अदालतों में इसको 1 साल का टाइम फ्रेम देना चाहिए कि इसको हल कर दिया जाए। सर सालों साल गुजर जाते हैं और विरासत के ये जो पैराए हैं ख़त्म नहीं होते और ख़वातीन थक हार के बैठ जाती हैं। सर कोई टाइम फ्रेम फैमिली कोर्ट्स में ऐसा होना चाहिए या अदालतें ऐसा काम करें जिसमें सिर्फ 1 साल का टाइम हो और ख़वातीन को उनके हुकूक मिल जाएं, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। सर इस तरह का कोई टाइम फ्रेम या नादरा के हवाले से, अदालतों के हवाले से कोई है कि हुकूमत इस पे काम कर रही है? बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें। जी बिल्कुल, अगेन जी ऑनरेबल मेंबर ने बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए हैं जी। सबसे पहले तो जो उन्होंने सवाल पूछा कि इसकी कोई तादाद या कोई डेटा है जी नंबर्स ऑफ केसेस का, तो उसमें जब से ये इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2020 प्रोमलगेट हुई है, उसके बाद से जब से ये काम फेडरल ओम्बुड्समैन सेक्रेटेरिएट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के पास ये काम सौंपा गया है,
तो इन पिछले 5 सालों में जी तकरीबन 745 केसेस फाइल हुए हैं इस ओम्बुड्समैन के पास, जिसमें से 604 डिस्पोज हो गए और 141 ऑन गोइंग है। इसी तरह की फोरम्स सूबाई सतह पर भी मौजूद हैं जी। पंजाब में 5000 कंप्लेंट्स 2021 से अब तक केटर टू हो चुकी हैं जी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी 1772 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। सिंध का अपना मैकेनिज्म है, बलोचिस्तान भी एक बिल राइट्स टू प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड इनहेरिटेंस के ऊपर अभी कंसिडर कर रहा है जी। इसके अलावा एक हेल्पलाइन भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की अपनी है, 1099, जिसके ऊपर पिछले 5 सालों में 1500 कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं और मुतासरीन को लीगल एडवाइस भी दी गई है, प्रो बोनो लीगल हेल्प भी दी गई है, और ये आज भी ये हेल्पलाइन भी और प्रो बोनो मतलब कि फ्री लीगल हेल्प ख़वातीन के लिए यहाँ पर मौजूद है। जहाँ तक मैडम ने बात की कि 1 साल की इसको टाइम कैप करना जी, यकीनन मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग लॉज को देखा जा सकता है। लॉज आर ऑलवेज देयर टू बी इम्प्रूव्ड। आई थिंक इसमें हुकूमत और प्राइवेट मेंबर्स और इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स और मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी में यकीनन इस मामले को देखा जा सकता है, और अगर मजीद बेहतरी लाई जा सकती है कानून में तो करनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नुज़रत सादिक साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। नॉट प्रेजेंट। शाइस्ता परवेज साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू स्पीकर साहब। जी जवाब तो बहुत तफसील से आ गया है, एक्ट्स भी मौजूद हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो बहुत ही ख़राब है। अब मुझे ये बताएं कि हमारी तो यहाँ बैठ के ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें कि वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें कि नहीं हो रही, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वहाँ पे कुछ भी नहीं। लोग बरसा बरस ख़वातीन धक्के खा रही हैं, उनको उनकी विरासत नहीं मिलती। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ बैठने वाले मेरा ख्याल हर मेरे भाई बेटे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें कि उनकी ख़वातीन को विरासत में जो ना मिलने की वजह है वो क्या है। देखें सोशल प्रेशर्स होने अपनी जगह हैं, लेकिन जिस कवानीन को मज़हब की प्रोटेक्शन भी हासिल है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन भी हासिल है, उस मुल्क में जिस तरह के काम और जिस तरह का टाइम यहाँ पे लिया जाता है कि सारी उम्र 20-20, 25-25 साल गुजर जाते हैं, ख़वातीन को उनके हकूक़ नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है कि या तो देखें, आई थिंक लेजिस्लेशन तो बहुत हो चुकी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स करने, हमें क्या करना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकें और ख़वातीन को उनके हकूक़ दिलवा सकें। मेरी है कि अगर इस बात का बता दें, क्योंकि ये हमें मिल के जिम्मेदारी है हमारी कि हम उनको सेफ गार्ड कर सकें ख़वातीन को। जी शुक्रिया। बिलाल कियानी साहब। जी बिल्कुल जी, मैं ऑनरेबल मेंबर की बात से इत्तेफाक करता हूँ, और यही बात मैंने जी इब्तदाइये में कही थी पहले सवाल के जवाब में कि कवानीन मौजूद हैं जी, और यकीनन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। उसके अंदर जी जैसे मैंने कहा वजूहात दीगर हैं जी। एक तो सोसाइटल हैं, हमें अवेयरनेस कैंपेन्स करनी होंगी, और ये हुकूमत कर भी रही है जी। इसमें सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी, ओवरऑल एज ए सोसाइटी हमारा किरदार है कि अपनी आबादी में, अपने शहरों में ये ख़वातीन के राइट्स के मुतल्लिक़ ये अवेयरनेस भी करें। और मेरे ख्याल से इसमें हमारे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, दीनी लीडर्स हैं, इनका भी बहुत अहम किरदार है। तो आई थिंक उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। साथ ही साथ देखिए जी, हुकूमत बिल्कुल कानून साजी में उस तरह की बेहतरी ला सकती है जिस तरह क्या आसिया नाज़ तनूली साहिबा ने कहा कि 1 साल को कैप करें, अगर वो एग्जिस्टिंग लॉ में मौजूद नहीं है। हुकूमत यकीनन इम्प्लीमेंटेशन में इंतज़ामिया की सतह पर कर सकती है, मगर मेरे ख्याल से जी इसमें जुडिशरी का भी बड़ा किरदार है कि जहाँ पर ख़वातीन के हक़ में एक केस हो गया हो, ओम्बुड्समैन ने कर दिया हो, तो स्टे ऑर्डर्स के नतीजे में ख़वातीन का जो हक़ बनता है वो काफ़ी सालों ज़ेर इल्तवा ना रहे। तो इसमें जी यकीनन सबका किरदार है, और इसमें जो भी लीगल रिफॉर्म्स दरकार हैं वो भी किए जाने चाहिए, मगर बाकी भी जो हमारे रियासत के हिस्से हैं और सोसाइटी के हिस्से हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा जी। शुक्रिया। मिस मुनीबा इकबाल साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। नॉट प्रेजेंट। मिस शाइस्ता खान साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इस मौजू के बारे में अगर सवाल उठाया जाए तो मेरे ख्याल में एक नहीं कई गुना सवाल उठते हैं, क्योंकि ये औरत के हक़ का सवाल है। इस्लामी विरासत के कानून और आइनी ज़मानत के बावजूद ख़वातीन को विरासत का दावा करने में अहम चैलेंजों का सामना है। इसमें सबसे बढ़कर उसकी शायद ख़वातीन में बेदारी की कमी है।
खवातीन में बेदारी की कमी है और ख़ासकर उस पर एक समाजी दबाव है और एक रद्द अमल जो इससे सामने आता है उसका बहुत बड़ा मसला है। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर ट्राइबल एरियाज़ में देखा जाए तो पर्ची और चादर जैसे कवानीन जो उन्होंने खुद ही राइज किए हुए हैं वो रवाज शरई कवानीन और जो अदालती ज़मानतों पर भी हावी आ जाते हैं। तो इन जितनी भी जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं या ऑनलाइन हेल्पलाइंस मौजूद हैं या एप्स मौजूद हैं, औरत तक इनकी कोई अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो हमारे हुजरा लीडर्स बैठ के देही इलाकों में ये फैसले कर देते हैं या फिर हमारे जो भी वहाँ के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये फैसला कर देते हैं या पंचायतों में ये फैसले औरतों के हो जाते हैं, कभी उसे तोहफतन हिब्बा ये ज़मीनें लिखती जाती हैं तो उसको कोई आगाही नहीं है कि वो अपनी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाए, वो कौन सा दरवाज़ा अगर उसने एग्रीकल्चर लैंड के लिए तो कौन सा दरवाजा खटखटाए। तो इसलिए उसके आगाही अवेयरनेस के लिए हमें मेरे हाल में बहुत से डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा यही सवाल है कि आज इस ऐवान से ये सवाल उठना चाहिए कि कोई माँ बहन बेटी या बेवा अपने इस हक से महरूम नहीं रहेगी, उसको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। तो सर काइंडली इस सवाल को मेरे हाल में जी ठीक है, आप आगे सवाल तशरीफ रखें कियानी साहब जवाब दे रहे हैं। जी डिप्टी स्पीकर साहब, बिल्कुल जी, ऑनरेबल मेंबर सही फरमा रही हैं जी। ये उन्होंने तो मिसालें पेश की हैं कि जिस तरह के हर्डल्स ख़वातीन फेस करती हैं। इनहेरिटेंस तो सिर्फ एक इशू है हमारे माशरे में, जिस तरह ख़वातीन डिसएडवांटेज्ड हैं उसकी तो जी बेतहाशा मिसालें हैं और ये इनहेरिटेंस का इशू सिर्फ एक है। तो जी इसमें यकीनन जैसे कि मैंने पहले कहा, उन्होंने पंचायतों का जिक्र किया, उन्होंने मिसालें दी खैबर पख्तूनख्वा से। जैसे कि मैंने पहले कहा जी, ये ओवरऑल सबको इतना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, मजहबी स्कॉलर हों, दीनी लीडर्स हों, चाहे वो जुडिशरी हो जो कि स्टे ऑर्डर्स अक्सर दे देती है इस तरह के मामलात पे, और चाहे इंतज़ामिया हो। इसमें मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, और ये इशू बड़ा संगीन है यकीनन सारे कवानीन के बावजूद, ये एक हमारा सोसाइटल एक इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, इसके ऊपर हम जितनी आवाज़ उठाएं कम है। मैं जी इस ऐवान के और इस मौके को इस्तेमाल करते हुए यकीनन जो फोरम्स ख़वातीन के लिए मौजूद हैं इस तरह के मौजू के लिए, वो मैं ज़रूर इस फोरम से हाईलाइट करना चाहूँगा। ऑनरेबल मेंबर्स भी अपने हलकों में अपने इलाकों में इस आवाज़ को पहुँचाएँ जी। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन मौजूद है 1099, इसके ऊपर पिछले 5 साल में पहले ही 1500 मुतासरीन कॉल्स कर चुके हैं, उनको प्रो बोनो लीगल एडवाइस, लीगल मदद मिल चुकी है। हम इंकरेज करते हैं ऐसी जो भी ख़वातीन हैं जो कि मुतासर हैं वो 1099 पर कॉल करें, उनको सुना भी जाएगा, उनको एडवाइस भी दी जाएगी और उनके लिए फ्री लीगल हेल्प भी अरेंज की जाएगी। इसी तरह वो दरख्वास्त लिख सकती हैं जो फेडरल ओम्बड्समैन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन इन वर्क प्लेसेस। उस ओम्बड्समैन को या उस सेक्रेटेरिएट को वो चिट्ठी लिखेंगी तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस मामले पे वो इंक्वायरी भी करें, वो ऑर्डर पास करें और वो ऑर्डर ज़िले की इंतज़ामिया को डायरेक्टली भेज सकती हैं। तो ये 2 फोरम्स मौजूद हैं। इस ओम्बड्समैन को भी वो लिख सकती हैं मुतासरा ख़वातीन, और 1099 की हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकती हैं। हम इंकरेज करते हैं सब मुतासरीन को कि वो उन फोरम्स को इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। शुक्रिया जी। ये आइटम नंबर 51 एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस है। साहिबजादा सिबकुतुल्लाह साहब, ये साहब इस पे आपको बोलने का मौका देते हैं। ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, ये आपको मौका देते। एक मिनट, ये बिजनेस आइटम ले लें। कॉलिंग अटेंशन पे सिर्फ वो दे सकते हैं जो ये कॉलिंग अटेंशन भी आपके जी। एक मिनट तशरीफ जी, महमूद खान अजहर साहब ऑन ब्रीफ प्लीज। हम बिजनेस ले रहे हैं जी। जनाब स्पीकर, कॉल अटेंशन नोटिस है कि औरतों को इनहेरिटेंस हकूक नहीं दिए जाते। जनाब स्पीकर, हम सब मुसलमान हैं, हम कुरान करीम पे ईमान रखते हैं। ये अल्लाह पाक के नाम कुरान करीम वाज़े हुक्म देता है हर मुसलमान को
कि आपकी 2 बेटियां एक बेटे के बराबर हैं। जो सिंधी, जो बलोच, जो पश्तून, जो पंजाबी, जो जी साहिबजादा सिबकुतुल्लाह साहब जी, आप पढ़ें, अभी फिलहाल पढ़ें तो वो आपको जवाब आएगा तो फिर आप I सवाल wish to invite attention of the Minister for Finance and Revenue to a matter of urgent public importance regarding non-adjustment of the share of erstwhile FATA after its merger under the NFC award, causing grave concern among the public. शुक्रिया जी। साद साहब का माइक पर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फाइनेंस कमीशन को मैंडेट देता है कि वो फेडरेशन और प्रोविंसेस के जो एनएफसी शेयर हैं उनको डिटरमिन करे। इस लिहाज से जो लास्ट एनएफसी अवार्ड इन प्लेस है, जो कंसेंससली सारों सूबों के साथ एग्रीड हुआ था, दैट इज नेम्ड एज 7th एनएफसी अवार्ड एंड दैट वाज डिटरमिन्ड इन 2010। मिस्टर स्पीकर, फाटा जो है एक्स फाटा 31 मई 2018 को केपीके के साथ मर्ज हुआ और सिंस keeping in view their increased requirement of funds, फेडरल गवर्नमेंट जो है केपीके को एनएफसी शेयर के अलावा फाटा की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ज़रूरियात को मीट करने के लिए 2019 से लेकर आज तक 28/3/2025 तक 628 बिलियन अदर देन फाइनेंस शेयर दे चुकी है। बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि फाटा के मर्जर के बाद पॉपुलेशन चूँकि इंक्रीज़ हुई है और उस लिहाज से एनएफसी जो शेयर है वो हमें नहीं दिया जा रहा। मिस्टर स्पीकर, ये तब ही मुमकिन है जब तमाम जो नया एनएफसी अवार्ड है वो कंसेंससली एग्रीड होगा, तब ही इनका ये इशू है ये सॉर्ट आउट होगा। मगर मैं इसके बावजूद सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक सब ग्रुप बना था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केपीके फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि उनसे ये रिकमेंडेशन ली जाए। इसकी एक मीटिंग कोई 22 फरवरी 2022 को हुई है। आज तक केपीके गवर्नमेंट की तरफ से आज तक नेशनल फेडरेशन को कोई भी रिकमेंडेशन इन टर्म्स ऑफ टीओआर जो है वो नहीं मिली। तो मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एनएफसी शेयर के अलावा इनकी ज़रूरियात को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने केपीके की एक्स फाटा की डेवलपमेंट के लिए 628 बिलियन दिए हैं। अगर इनको ईयरली वाइज बिजनेस के बाद अगर इनको ईयरली वाइज भी ब्रेकअप चाहिए तो आई एम हेडेड टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। साहिबजादा सिबकुतुल्लाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। बदकिस्मती से मेरे ख्याल में पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब जो है वो खुद इस मसले पर क्लियर नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल
इसमें वाज़ेह लिखा है कि हर 5 साल बाद NFC अवार्ड का इनेकाद ज़रूरी है, जो कि बदकिस्मती से 2010 में जो 7th NFC अवार्ड हुआ है, इसके बाद नया NFC अवार्ड का इजरा नहीं हुआ है। 25th अमेंडमेंट के बाद, मर्जर के बाद फाटा की आबादी जो तकरीबन 5 मिलियन या 6 मिलियन, वो 57-58 लाख खैबर पुख्तनख्वा में वो मर्ज हो गई। इसके अलावा तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन ये खैबर पुख्तनख्वा के ज़िम्मे आ गए। खैबर पुख्तनख्वा जो मिलिटेंसी से मुतासिर हुआ है, हमेशा बदकिस्मती से वार ऑन टेरर में या माजी में ये फ्रंट लाइन पे ये सूबा रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सवाल मैं करता हूँ जो 7th NFC अवार्ड है उसके मुताबिक जो हमारा शेयर है वो 14.62% बनता है। मर्जर के बाद ये 19.46% बनता है, जो कि तकरीबन सालाना तकरीबन 300 बिलियन रुपीस ज्यादा हमारा बनता है। ऑनरेबल पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब को ये मैं बताना चाहता हूं कि इस कॉल अटेंशन का मकसद यही है कि 1 लाख सरकारी मुलाजिमीन का बोझ भी हम पे पड़ा है। खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने 12 फेडरल गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को खतूत लिखे हैं, जिसका रिप्लाई नहीं आ रहा। उस टाइम से लेकर अब तक तकरीबन 2000 बिलियन रुपीस हमारे खैबर पुख्तनख्वा के बनते हैं। मेरा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से सवाल है कि क्या हुकूमत का कोई इरादा है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी हक है, जो कि NFC अवार्ड का जो फार्मूला है, और कानूनी इसके अलावा सर एक मिनट सर, जवाब दें। सूबों ने कमिटमेंट की थी, एक मिनट सर, सूबों ने कमिटमेंट की थी 3% अपने हिस्से से। ठीक, आपको सवाल आ गया ना जी, अब तशरीफ रखें तो जवाब सुने जी जवाब दें जी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर वंस अगेन। नहीं, तकरीर तो नहीं होगी ना जी, नहीं, इतना मौका दिया, अब आप तकरीर करेंगे आधे घंटे की, एक सवाल की इजाजत होती है? नहीं, तशरीफ रखे, अब आप जवाब सुने। सर नहीं, इस तरह नहीं होगा। 6 दफा रिक्वेस्ट की कि ये वाइंड अप करें कि वो जवाब आ जाए। नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं, आपकी मर्जी। अभी मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को भी टाइम देना है। मिस्टर स्पीकर जी, मिस्टर स्पीकर, मुख्तसरन अगर अर्ज करूं तो ये सवाल जो इन्होंने 4-5 मिनट में ड्राफ्ट करने की कोशिश की है, वो मुख्तसरन ये है कि फाटा के मर्जर के बाद KPK की पॉपुलेशन में जो इजाफा हुआ है, उस लिहाज से KPK का शेयर जो है वो 19% बनता है, और हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर मुख्तसरन यही सवाल है तो गुजारिश ये है कि मिस्टर स्पीकर, 7th NFC अवार्ड के बाद आज तक कोई अवार्ड कंसेंससली एग्रीड नहीं हुआ सूबे और फेडरेशन के दरमियान। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए, अगर इनका मुद्दा ये है कि KPK की आबादी बढ़ी है, तो क्या पंजाब की आबादी नहीं बढ़ी? क्या उन सालों में सिंध की आबादी नहीं बढ़ी? क्या उन सालों में बलूचिस्तान की आबादी नहीं बढ़ी? मिस्टर स्पीकर, गुजारिश ये है कि हम भी चाहते हैं कि KPK के लोगों को उनका हिस्सा मिले। हम भी चाहते हैं कि ये मसाइल जिनकी तरफ ये उजागर कर रहे हैं, इनको 19.62% शेयर मिले, मगर वो सियासी हम आंगी से होगा, वो इंतशार से नहीं होगा। मिस्टर स्पीकर, उसके लिए मिल बैठना पड़ेगा, इत्तफाक़ राय पैदा करना पड़ेगी, इख्तलाफ राय नहीं पैदा करना पड़ेगी। मेरी इनसे गुजारिश ये है कि इनके मिनिस्टर के जो प्रोविंशनल मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज तक सिर्फ एक मीटिंग की है 22 फरवरी 2022 को, और आज तक इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस जो सब ग्रुप बना था अंडर देयर लीडरशिप, देयर फाइनेंस मिनिस्टर लीडरशिप, वो आज तक हमें नहीं मिला। कैटेगोरिकली इस बात पे कोई डिनाइल नहीं है कि इनका 19% जो शेयर बनता है वो इन्हें मिलना चाहिए, मगर जिस तरीकाकार से मिलना चाहिए उस तरीकाकार के लिए सबको
पंजाब को, बलूचिस्तान को, सिंध को, KPK को बैठना चाहिए, इत्तेफाक राय पैदा करने चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ आना चाहिए। अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए इत्तेफाक राय से बैठेंगे तो ये मसला हल होगा। और आज तक मिस्टर स्पीकर, ये एज ए नेशन हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज 2010 NFC कमीशन है और 7th NFC अवार्ड है। दैट इज़ अ क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ अस कि आज भी अगर 15 साल बाद भी 7th NFC अवार्ड इन प्लेस है और 10th NFC कमीशन है, तो वो 15 साल जो है हम क्यों इत्तेफाक राय नहीं पैदा कर सके। तो ये मेरी सबमिशन है और मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई बात बनती नहीं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, उसका तरीक़ेकार ये था, 4 लोग और इस पे साइन कर सकते थे। अगर आपने साइन किए होते तो मैं आपको मौका देता। नहीं। आइटम नंबर 4, राना इरादत शरीफ खान। आपको उमर अयूब साहब के बाद टाइम देता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपको दूंगा टाइम, आपके कहने पे नहीं होगा। नहीं, ये मैं बिजनेस ले रहा हूं, बिजनेस ले। राना, I seek the leave of the House to introduce a bill to establish Parliamentary Budget Office to enhance fiscal oversight, transparency and parliamentary scrutiny of budget matters. The Parliamentary Budget Office Bill 2025. जी, इसको कौन सी ये साद साहब का माइक खोलें। डू यू अपोज? मिस्टर स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ऑनरेबल मेंबर इस बिल को एक्सप्लेन कर दें तो तब जो मैं अपनी रिजर्वेशंस हैं वो आपके सामने रखता हूं। देन आई लेफ्ट दिस एट योर डिस्पोजल। हाँ, फिर इसके सैलिएंट फीचर बताएं। सर, ये जो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस है ये दुनिया के जितनी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं उस सब में है। तकरीबन दुनिया में 50 के करीब ये पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसेज हैं और इसका जो मेन मकसद है वो है टू रिमूव इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द पार्लियामेंट। और जो दुनिया में बेस्ट मॉडल्स चल रहे हैं उसमें यही है कि जो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस होता है ये इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिजन फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को और उनकी कमेटीज़ को, ताकि जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव बजटरी या स्पेंडिंग प्रपोजल्स जो प्रपोजल्स आते हैं उसमें पार्लियामेंटेरियन जो हैं या पार्लियामेंट की कमेटी जो हैं वो एक बेहतर से इन्फॉर्म्ड एविडेंस और एम्पेरिकल बेस्ड डिसीजंस ले सकें। ओके, ग्रेट। जी साद साहब, डू यू अपोज? थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, सबमिशन ये है कि इस बिल की इंटेंट जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस को एनहेंस करने की है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो फंक्शंस बिल पे मेरे सामने पड़े हैं, to enhance fiscal oversight, transparency and parliamentary scrutiny of budgetary matters, ये तमाम काम जो हैं ये itself पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़, सेनेट की रिकमेंडेशन, सेनेट की फाइनेंस कमेटी, ये तमाम काम वो ऑलरेडी करते हैं। मेरी इसमें सबमिशन ये है कि दैट पार्लियामेंट इज़ योर बेबी सर। मैं तो एक हकीर सा आदमी आपको राय दे सकता हूँ। गुजारिश ये है कि अगर हम इस बिल के स्कोप को एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लें, इसको स्टैंडिंग कमेटी में इस अंदाज से रेफ़र कर दें कि किसी भी स्टेज पे पार्लियामेंट जो है तमाम कमेटीज़ का और इसका ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक है वो हम कोई पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेटिव सेल भी बना सकते हैं, मगर इस अंदाज में अगर इसको अप्रूव करते हैं तो मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट्री बिजनेस को बैडली इफेक्ट करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए एक दफ़ा स्टैंडिंग कमेटी रेफर करना। ठीक है जी, इज रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी। आप वहाँ से इस पे मीटिंग करके और फिर आए। जी, आइटम नंबर So, ठीक है जी, so this one is deferred. Item number 6, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ये संजय परवानी साहब आप पढ़ेंगे इसको?
अगर आपका इसमें है नाम तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कौन आ रहे हैं? तो हाउस तो नहीं वेट करेगा, आप इस तरह ना करें। चलें जी, इसको भी फिलहाल डेफर करते हैं। आइटम 6, 7 ये दोनों इज़हार साहब के हैं। आइटम नंबर 8 हाँ ये भी डेफर हुआ है। आइटम नंबर 10 राना मोहम्मद कासिम नून साहब हैं, मौजूद हैं। Janaab Speaker, thank you very much. I move for leave to introduce a bill to provide for the establishment of Orbit Institute of Management and Technology. The Orbit Institute of Management and Technology Bill 2025. जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? इसको कौन से मिनिस्टर साहब इसको एड्रेस करेंगे? जी फरानाज अकबर साहबा, इस कासिम नून साहब ने ये एक हाँ जी ये वाला बिल इंट्रोड्यूस किया। 28 के टर्न है ऑर्बिट वाला जी फरानाज अकबर साहब जी सर we have supported this bill. Okay, so now I put the motion to the House. The question is that to introduce a bill to provide for the establishment of Orbit Institute of Management and Technology. The Orbit Institute of Management and Technology Bill 2025 be granted. All those who are in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. And the leave to introduce the bill is granted. जी राणा साहब बिल इंट्रोड्यूस करें। जी काइंडली जनाब स्पीकर, इसको अगर कमेटी को रेफर कर दें तो टाइटल पढ़ दें। टाइटल इज द ऑर्बिट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बिल 2025. द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड। जी आइटम नंबर 12 अबरार शाह साहब। अच्छा जी, अबरार शाह साहब की आई है कि वो डेफर कर दें। सो दिस इज आइटम नंबर 12 इज डेफर्ड, आइटम नंबर 13 इज डेफर्ड, आइटम नंबर 14 शर्मिला फारूकी साहब। Sir, I move for leave to introduce a bill to Right to Free Compulsory Education Act 2012, the Right to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2025. जी फराना साहिबा। Thank you, Mr. Speaker. We support it. The FD supports it. अच्छा ठीक है जी। Now I put the motion to the House. The question is that to leave to introduce a bill to amend the Rights to Free and Compulsory Education Act 2012, the Right to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. जी item number 15 Sharmila Farooq Sahiba. Sir, I move to introduce a bill to amend Right to Free and Compulsory Education Act 2012, the Right to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2025. जी the bill in question stands introduced. Item number 16 Shahida Rahmani Sahiba. Thank you, Mr. Speaker. I move for leave to introduce a bill further to amend the Industrial Relation Act 2012, the Industrial Relation Amendment Bill 2025. जी इसको कौन मिनिस्टर इंडस्ट्रीज? जी राणा साहब, इसको आप ये एक ऑनरेबल मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, आपकी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन। आइटम नंबर 16 है, जरा देख लें। स्पीकर साहब, आपको किसने बताया कि मैं मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री हूँ?
अच्छा, ओन चौधरी साहब जी, ये तबादलों में शायद मैं समझा आपके जिम्मे आ गया है, तो तशरीफ रखे, ठीक है। शुक्रिया ओन साहब इसको रेफर कर रहे हैं। जी जी, ओन चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, ये NIRC जो है जनाब, अभी हमने इनके चेयरमैन अपॉइंट किए हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, और इसमें जनाब स्पीकर हमने कुछ लीगल अमेंडमेंट्स किए हैं जिसको इंशाल्लाह हम 1 मई को अनाउंस करेंगे जी। इसलिए आई थिंक मैं अपनी ऑनरेबल मेंबर साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें पहले ये बिल जो है, हमें पहले इसको 1 मई को अनाउंसमेंट करने दें इसकी, क्योंकि लेबर डे पे, तो उसके बाद ही अगर कोई हुई इंशाल्लाह इनकी कोई इनपुट तो उनको हम कंसिडर करेंगे। तो आई अपोज दिस जी, प्लीज। यू अपोज दिस जी, मैं अपोज करता हूँ जी इसको। यू अपोज। चलिए कमेटी को रेफर कर दें। ओन साहब का माइक खोले। जनाब स्पीकर, इसमें हम प्लीज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले 1 मई को हमारी इसमें हम जो अमेंडमेंट्स, लीगल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं उसको ज़रा प्लीज़ हम अनाउंस कर दें, तो उसके बाद हम अपनी ऑनरेबल पहले आप 1 को मीटिंग कर लें, उसके बाद फिर ये रेफर कर देते हैं। जी जी, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, ठीक है जी, राणा साहब जी। आइटम नंबर 18, सैयद समीउल हसन गिलानी साहब हैं। समीउल गिलानी साहब जी, बहुत मेहरबानी स्पीकर साहब। आई मूव फॉर लीव to introduce a bill to provide for establishment of the Al-Biruni International University, Islamabad. The Al-Biruni International University Bill 2025. इसको कौन गवर्नमेंट की तरफ से? फरानाज अकबर साहब जी। Thank you, Mr. Speaker. We support it. Okay, now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce the bill further and amend Industrial Relations Act 2012. Sorry, I stand corrected. I read the above. Okay, the question, now put the motion to the House. The question is that leave to introduce a bill to provide for establishment of the Al-Biruni International University, Islamabad. The Al-Biruni International University Bill 2025 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. ये गिलानी साहब इंट्रोड्यूस करें। I move for leave to introduce a bill to provide for establishment of the Al-Biruni International University, Islamabad. The Al-Biruni International University Bill 2025. The bill in question stands introduced. Item number 20, Mr. Jamshed Ahmed. Not present. Drop. Mr. Jamshed Ahmed. जी, item number 22, Nosheen Iftikhar Sahiba. शुक्रिया जनाब स्पीकर। I wish to move for leave to introduce a bill to amend the Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021, the Anti-Rape Investigation and Trial Amendment Bill 2025. जी, तलाल चौधरी साहब, इसको आप, do you oppose it? 20th? 22. सर ये उस पे ये सर कमेटी को रेफर कर दें सर। तो सर कमेटी को रेफर कर दें, क्योंकि सर इसमें बहुत सारी तो अपोज तो नहीं कर रहे ना सर, एम्बिग्विटीज हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इसको कमेटी जाएगा तो वो इसे जरा रिफाइन कर देंगे सर। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर। ओके, सो यू नॉट अपोजिंग एट दिस, तो उसको रिफर करते हैं कमेटी। यस सर। तो मोशन को पुट कर देते हैं, ठीक है। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to amend the Anti-Rape Investigation and Trial Act
2021, the Anti-Rape Investigation and Trial Amendment Bill 2025 be granted. And all those who are in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. And the leave to introduce the bill is granted. Nosheen Iftikhar Sahiba, bill introduce kare. I wish to move for leave to introduce a bill to amend the Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021, the Anti-Rape Investigation and Trial Amendment Bill 2025. The bill in question stands introduced. जी, item number 24 इजहारुल हसन साहब, आपका शिद्दत से इस हाउस को इंतजार था आपका। सर वो आइटम नंबर 6 भी है, अगर आप इजाजत दे तो पहले 6 पढ़ लो। जी आ जाएं जी, 6 पे आ जाएं। जी आइटम नंबर 6 ख्वाजा इजहार साहब। Yes, sir. I may rise to move for the leave to introduce the bill further to amend Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2025. जी इसको तलाल चौधरी साहब। ये 6 नंबर जी नंबर 6 जी सर, इसको कमेटी का सर कमेटी में भेज देता। कमेटी को रेफर करते हैं, अभी मैं पुट कर देता हूं। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2025, Section 38, 382A and 181 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. जी ख्वाजा साहब इंट्रोड्यूस करें बिल। I may rise to introduce the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2025, Section 382A and 181. The bill in question stands introduced. आइटम नंबर 24 पे आ जाए। Yes, sir. जी I rise to move for the leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951. हाँ। Bill 2025. आप छोड़ें, आप बैठे तशरीफ रखें। जी तलाल चौधरी साहब। सर मुनासिब है कि कमेटी को रेफर कर दें। चलें इसको इंट्रोड्यूस कर इधर पुट कर देते हैं, मगर रेफर टू द कमेटी। यस सर। ठीक है जी। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce the bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. ख्वाजा साहब इसको इंट्रोड्यूस करें। Yes, Your Honor. Speaker Sahib, I may rise to move for the leave to introduce bill further to amend the Pakistan Citizenship Act 1951, Amendment Bill through Amendment Bill 2025. The bill in question